राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे अध्याय 1 आदिकाल। प्लेलिस्ट बना दी हूँ और प्लेलिस्ट मैं कमेंट में पिन भी कर दूँगी, हो सके तो आप लोग देख लीजिएगा पीछे की 2 क्लासें यदि ना देखे हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। त्रिपाठी जी ने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी बताई है। फिर है सामाजिक स्थिति आदिकाल की क्या थी, इस पे चर्चा किए हैं, तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की और युद्ध या बाहरी हमलों का प्रभाव आम जनता पे कुछ नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पे राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था और इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो बताया गया है कि इस काल में आवागमन के साधन जैसे आज जैसे विकसित तो उस समय नहीं थे और उस समय भाषा में भिन्नता भी बहुत थी। इस काल की भाषा को कोई एक भाषा नहीं थी, बहुत भाषाएं, बहुत बोलियां प्रचलित थीं और कई दृष्टियों से ये काल संधि काल था, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें या सामाजिक दृष्टि से देखें। और जैन, सिद्धनाथ, इनका जो आदिकाल में था व्यापक प्रचार इन्होंने किया था अपने अपने मतों का, तो इनका ज़्यादा प्रभाव था। फिर है धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। बता रहे हैं कि धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का भी प्रचार तो कम नहीं होगा सामान्य जनता में, लेकिन आदिकाल में आप वैष्णव मतावलंबी साहित्य देखेंगे तो बहुत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई देता है।
बताते हैं कि इस्लाम का जो प्रवेश था वो आदिकाल में हो चुका था, लेकिन इस्लाम का जो प्रभाव है वो दिखाई दिया आदिकाल के अंतिम चरण में। वो भी किस में? तो अमीर खुसरो में। संदेश रासक के रचयिता अदहमार या अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पे इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। कह रहे अब्दुल रहमान नाम से तो लग रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाले होंगे, लेकिन इनकी जो रचना है संदेश रासक, इस पे इस्लाम का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, न के बराबर। अब हम चर्चा करेंगे सिद्ध कवियों के बारे में। आदिकाल में किसके बारे में? सिद्धों के बारे में थोड़ा सा दिया है कि बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास के चरम सीमा तक पहुंचकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। तो ध्यान देंगे राहुल सांकृत्यायन का ये कथन कि बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचा के अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। ये राहुल जी कहते हैं कथन, सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। प्रश्न बनता है सिद्धों का संबंध किससे था? वज्रयान से या हीनयान से? तो सिद्धों का संबंध था वज्रयान से। ध्यान देंगे उनकी संख्या 84 बताई जाती है। जानते हैं सिद्धों की संख्या 84 है, उनका संबंध वज्रयान से है। प्रथम सिद्ध सरहपा, जिनका समय 8वीं शताब्दी बताया जाता है, सहज जीवन पे बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। तो सहज जीवन पे अधिक बल देते थे सरहपा, और इसीलिए इनको सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरहपा का समय 8वीं शताब्दी, प्रथम सिद्ध है, सिद्धों की संख्या 84 है, सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। पूरे सिद्धों ने जो एक सिद्ध की विशेषता है, समझिए पूरे सिद्धों की विशेषता है कि सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। सिद्धों की भाषा संधा भाषा शैली। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है, और इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। तो ध्यान देना है पहले तो आपको कि कबीर की भाषा कह रहे हैं, सिद्धों की भाषा संधा भाषा थी। और सिद्ध कहाँ रहते थे, कहाँ इनका प्रभाव ज़्यादा था? तो पूर्वी भागों में, मध्य देश के पूर्वी भागों में ही सिद्धों के होने का पता चलता है, और इनकी भाषा में भी उन्हें क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि सिद्धों का जो क्षेत्र था, भाग था, वो था पूर्वी भाग। क्लियर हुआ? तो कुछ पॉइंट हैं आपको ध्यान देने हैं। यही सब पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको फिर लिखने में आसानी रहेगा। पता तो होना चाहिए, बाकी लाइन टू लाइन थोड़े याद करना है एकदम कि एक एक लाइन एकदम याद करेंगे है ना, नहीं। कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हें समझना है, उन्हें याद करना है बस। फिर उसके बाद हम बना के खुद ही लिख लेंगे,
उसको अच्छे से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हाँ, जानकारी तो होनी चाहिए। तो हमने सिद्ध कवि के बारे में देखा, अब देखेंगे नाथ कवि। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। बिल्कुल, सिद्ध पहले थे, नाथ उनके बाद आते हैं। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। बिल्कुल, कुछ सिद्ध हैं जो नाथ भी हैं, सिद्ध भी हैं, दोनों हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इसका शैव होना अस्पष्ट है। नाथ पंथ में शिव के रूप में कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, अतः नाथों का शैव होना अस्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेके हठ योग का प्रवर्तन किया। पूछा जाता है, पतंजलि के योग का सहारा लेके हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। और ब्रह्मचार्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पे उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया। उनका सिद्धांत था गोरखनाथ का कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। पंक्ति पूछी जाती है, याद रखेंगे। गोरखनाथ का सिद्धांत था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षटचक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटबासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है, याद रखेंगे। सिद्धों का निवास स्थान पूर्वी भाग था और नाथों का पश्चिमी भाग था, ये याद रखना है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे और मच्छंदरनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। ये परंपरा से प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ। तो परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्हें मच्छंदरनाथ भी कहा जाता था, और मच्छंदर के गुरु जलंधर थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। पूछा जाता है कि गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और शुक्ल जी ने पृथ्वीराज चौहान का समय बताया है कि जो गोरखनाथ थे वो पृथ्वीराज चौहान के समय के थे, उन्हीं के समकालीन थे। तो ये प्रश्न याद है, मैं जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रही थी आदिकाल वाला अपना, उसमें ये प्रश्न डाली थी, तो वहाँ कई लोग डाउट में थे, मैम ये क्या होगा। तो देखिए आज यहाँ आंसर मिल गया ना कि गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का कौन मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। शुक्ल जी गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। ये सब ऑनलाइनर में भी प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पीय में भी, किसी भी परीक्षा में। और जब आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी तभी तो आप लिखेंगे। आपको हूबहू नहीं याद रखना है, बस ये फैक्ट ही याद रखने हैं। उसके बाद तो आप इसे पढ़ेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, खुद ही अनुभव हो जाएगा कैसे लिखना है, लेकिन फैक्ट तो याद रखना ही है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी का माना है। तो राहुल और हजारी ये दोनों गोरखनाथ को 10वीं शताब्दी का मानते हैं, ऐसा बता रहे हैं त्रिपाठी जी। और शुक्ल जी गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। तो हमने देखा सिद्धों को, नाथों को। अब हम देखेंगे जैन मतावलंबी कवि। दिया है, जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान
और दक्षिण में रचा गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिद्धों का प्रभाव था पूर्वी भागों में, नाथों का पश्चिमी में, और जैन मत का प्रभाव कहाँ था? गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। प्रश्न बनता है, आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य किसे माना जाता है? जैन साहित्य को। तो जैन साहित्य प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतःसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार पे बल और कर्म कांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक हैं। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। तो जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। और जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बना के जैन मत का प्रचार किया गया है। इन्होंने दोहों में मुक्तक लिखा है और जैन मत के कवियों ने नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पे बल दिया है और कर्मकांड का खंडन किया है। ये भी ध्यान रखना है। दिया है कि जैन आचार्य हेमचंद्र, जिनका समय माना जाता है 12वीं शती, इनकी रचना है प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र की, समय 12वीं शताब्दी। और मेरुतुंग, जिनका 13वीं शताब्दी समय है, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंदू 10वीं शताब्दी, मुनिराम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। पौराणिक काव्य धारा में कौन आएंगे? तो अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बना के पौमचरिऊ की रचना की। स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। पौमचरिऊ जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के मानस की तरह ही कड़वकबद्ध है। तो ध्यान देना है कि प्रश्न बनता है, प्रथम जैन कवि कौन थे? हेमचंद्र, मेरुतुंग और मुनिराम सिंह और जोइंदू, ये सब तो आएंगे आपके जैन कवि में। प्रथम जैन कवि आपके स्वयंभू थे। ध्यान देंगे, प्रथम जैन कवि स्वयंभू थे। फिर दिया है कि अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि जैसे पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, इन्होंने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चरिऊ तथा कनकामर मुनि जो 11वीं शताब्दी के थे, इनका करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। तो प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। कब संकलन किए? 14वीं शताब्दी में। इसी प्रकार हेमचंद्र जो 12वीं शताब्दी के थे,
उनके प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दसमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेके प्रचुर मात्रा में रचना हुई थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। आगे दिया है कि बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउलवेल 11वीं शताब्दी और संदेश रासक 13वीं शताब्दी नामक दो शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पे उपलब्ध हो गए हैं। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले पहले मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान, और कौन सी रचना है जो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है, तो वो है संदेश रासक। इसके बाद देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित, कितने प्रक्रमों में है? 3 प्रक्रमों में, याद रखिएगा। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित है, जिसमें 223 छंदों का संदेश काव्य है। तो प्रश्न बन सकता है आने वाले दिनों में कि संदेश रासक कितने प्रक्रमों में है? 3 प्रक्रमों में। और कितने छंदों का संदेश काव्य है? 223 छंदों का। राउरवेल के रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेश की रानियों का वर्णन किया है। दिया है प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बना के काव्य रचना की परंपरा भी इसी काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सांगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। तो प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शांगधर इनके पद भी मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनसे एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरी, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार और नीतिपरक दोहे के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे धर्म से संबंधित कुछ उदाहरण देखिए दोहों के। प्राइव मुड़िहवी भंतड़ी ते मड़ियडा गड़ंती, अखई निरामई परम पई अजवि लौना लहंती। दिया है कि प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है कि वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। फिर वीर से संबंधित इनका दोहा देखिए। पाई बिलग्गी अंतरडी सिरु लहस्यु खंगस, अतोवि कटारई हथ डऊ बलि किज्जऊ कंतस। अर्थात पाँव में अतड़िया लगी है, सिर कंधे से लटक गया है, तो भी हाथ कटार पे है, ऐसे कि मैं बलि जाती हूँ। तो वीर रस का ये दोहा था कि पाँव में अतड़िया लगी हैं, पाए बिलग्गी अंतड़ी, सिर उल्हा से उखंघर्ष, सिर कंधे से लटक गया है, तो भी हाथ कटार पे है। फिर हेमचंद की तो बड़ा ये फेमस है श्रृंगार की, ये तो पूछी जाती है। पीयूष संग में कौ निदड़ी, अब पियहु परोखहु केम, अम्मई बिन्नवी बिन्नासिया निद न एम्ब न तेम्ब।
अर्थात प्रिय के संगम में नींद कहाँ। प्रिय के परोक्ष में मतलब सामने न रहने पर भी नींद कहाँ। मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद न यो न त्यों। जब पिया साथ में है तो भी नींद नहीं है, और जब पिया दूर है तो भी नींद नहीं है। तो मैं तो दोनों प्रकार से नष्ट हुई। तो पिय संगमी कौन दड़ी, हेमचंद का बड़ा फेमस है ये दोहा। फिर नीति संबंधित दोहा है, इसे देखिए। नीति संबंधित क्या है कि जोगुड़ गोवई अपड़ा पयड़ा करई परस्सु, अतसु हूँ कल जुगी दुल्लाहो बलि के जाऊँ सुअड़सु। अर्थात जो अपना गुण छिपाए दूसरों का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सृजन पे मैं बलि जाऊं। दोहा पधड़िया गेपंद, ये अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं, तो ये ध्यान देना है। अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद दोहा पधड़िया गेपद। अपभ्रंश काल पे टिप्पणी करने को आएगा तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। दोहा पधड़िया गेपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। अब आता है वीर गाथा काव्य। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल कहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है बहुविकल्पीय कि शुक्ल जी ने आदिकाल के किस प्रकरण को तृतीय वीर गाथा काल कहा है। तो तृतीय प्रकरण को, आदिकाल के तृतीय प्रकरण को उन्होंने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं। तो आइए उन 12 ग्रंथों को हम देखते हैं जिसके आधार पे आदिकाल को वीरगाथा काल नाम वो दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलिया और विद्यापति पदावली। तो यही 12 रचनाएं हैं जिसके आधार पे उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसके बाद दिया है कि इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल द्वारा रचित बिसलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। कीर्ति पताका जो विद्यापति की है वो तो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो ध्यान देना है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बिसलदेव रासो का पाठ माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। तो बिसलदेव रासो के संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं 17वीं शताब्दी की। जगनीकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में भी पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शती के थे। विजयपाल रासो अब आता है। इसके रचयिता का नाम नल सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन किया गया है। तो विजयपाल ने जो पंग राजा से लड़ाई की थी उसी का वर्णन विजयपाल रासो में है। मिस्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल 14वीं शती ही माना है। विजयपाल रासो का रचनाकाल मिश्र बंधुओं ने 14वीं शती माना है, ये ध्यान देंगे। पूछ सकता है मिश्र बंधुओं के अनुसार विजयपाल रासो का समय सीमा 14वीं शताब्दी। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्ती लगती है।
हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका ये उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है, जो हम पहले भी देखे थे कि हमीर विषयक एक पद प्राकृत पेंगलम में मिलता है, जिसके आधार पर हमीर रासों की कल्पना की जाती है, जिसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हमीर रासों का ही पद है। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है। आगे दिया है कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसीलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासों की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। ये लोग इसे अप्रामाणिक मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या तो इसे प्रामाणिक मानने वालों में हैं। तो ध्यान देंगे, रासों को श्याम सुंदर और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये प्रामाणिक मानते हैं, और शुक्ल जी, बुलर, ओझा ये सब अप्रामाणिक मानते हैं। सबसे पहले अप्रामाणिक डॉक्टर बुलर ने घोषित किया पृथ्वीराज रासों को। फिर दिया है कि महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रमी संवत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिनविजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छपयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं सदी है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज रासों पे कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में हैं, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, ये समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना सुखसुखी संवाद के रूप में की थी। तो पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, और अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं रासों को ही। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। रासों के जो अंश सुखसुखी संवाद के रूप में मिलते हैं, वे ही मूल रूप है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु तथा लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को प्रामाणिक माना है। तो ये ध्यान देंगे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों, बृहत्तम 4 भागों में है वो। एक उसका बृहत्तम सबसे बड़ा संस्करण है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जो चौथा है उसे मूल संस्करण माना जाता है। इसके बाद आ गया वीर गाथा काल के अन्य कवि। मुझे लगता है कि 7 नंबर का जो पेज है वो यहाँ मुझसे PDF बनाने में छूट गया है। तो 7 नंबर का पेज मैं अभी पढ़ती हूँ, आप लोग 1 मिनट बस वेट करेंगे। ठीक, 1 मिनट नहीं, बस कुछ सेकंड वेट करेंगे।
तो चलिए उसके आगे का एक पेज है, मैं बुक से देख के पढ़ देती हूँ, आप लोग सुनेंगे ध्यान से। उसके बाद बस एक ही पेज है, गैप है। उसके बाद हम वीरगाथा काल के अन्य कवि को देखेंगे, जो आपको दिखेगा अभी, तो आप लोग सुनेंगे। तो हमने देखा था कि माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु तथा लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासों काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं। तो पृथ्वीराज रासों के प्रमुख रस वीर और श्रृंगार दोनों हैं। यद्यपि इसका अंगी रस तो वीर ही माना जाएगा, लेकिन जो प्रधान रस है वो वीर ही माना जाएगा रासों में। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। चंदबरदाई अनेक मन स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। तो चंदबरदाई का जो प्रिय छंद है वो छप्पय है, उसमें ज़्यादा कुशल हैं वो। इसीलिए तो छप्पयों का राजा चंदबरदाई को किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। तो ध्यान देंगे, छप्पय उनका अपना छंद है चंदबरदाई का। रासों के एक खंड कैमास वध का छप्पय इस प्रकार है। रासों का एक खंड है कैमास वध, उसका एक छप्पय है, वो इस प्रकार है। एक वान पुहवी नरेश कैमासह मुक्कऊ, आउर ऊपरी परिहरऊ वीर कशत्तर चुक्कऊ, थर छंडी न जाई अभागरऊ, गारई गहऊ जुगुन शरऊ, अइम जम्पई चंद विरद्यसु, कहाँ निमिट्टिर इह प्रलऊ। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासों के बारे में जो बताया गया था वो समाप्त है। अब थोड़ा सा बिसलदेव रासों के बारे में बताया गया है, तो उसे भी पढ़ लेते हैं, सुनेंगे आप ध्यान से। बिसलदेव रासों के रचयिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 में हुई थी। डेट याद रखेंगे। किंतु श्री मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इसका रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी, ये भी ध्यान देना है। प्रश्न बनता है, वैसे तो बिसलदेव रासों का डेट संवत 1212 1155 है, लेकिन मोतीलाल मिनारिया के अनुसार बिसलदेव रासों की समय सीमा 16वीं शताब्दी है। बिसलदेव रासों में शाकंभरी नरेश बिसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारिक काव्य है। बिसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले बारहमासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो बिसलदेव रासों में मिलता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन बिसलदेव रासों में। तो वही एक पेज छोटा था, उसे मैंने पढ़ दिया, सोचा अब क्या बाद में के लिए रखा जाए। वीरगाथा काल के अन्य कवि, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। अब इस यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब विद्यापति हैं और हमारे अमीर खुसरो हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। एक वीडियो में आदिकाल समाप्त हो जाएगा, फिर अध्याय 2 आ जाएगा, हम उसमें देखेंगे भक्ति काल। तो अध्याय 1 आज हम क्या करते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा है। ध्यान से आप भी पढ़े होंगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा। तो अब है विद्यापति। विद्यापति का समय माना जाता है 14वीं शती। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। लिखेंगे इस प्रश्न को, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है? तो कीर्तिलता को। ये एक छोटा सा प्रबंध काव्य है।
मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बना के जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ठ भाषा में लिखा है। भाषा भी पूछा जाता है कीर्तिलता, तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ठ है और इसको इन्होंने कहाड़ी कहा है। ऐतिहासिक महत्व रखते हुए छोटा सा प्रबंध काव्य है और इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन यथार्थपरक ढंग से किया है। अवहट्ठ देसी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। अवहट्ठ क्या है? तो अवहट्ठ देसी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति की कीर्ति का आधार, तो इनकी कीर्ति का आधार इनकी पदावली ही है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निर्वाह प्रिय मिलन और लोकालाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक। इसमें बहुत विवाद है। कुछ लोग श्रृंगारिक मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भक्ति परक रचना है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। पंक्ति है, ध्यान देंगे। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे। तो सरस बसंत समय भल पावली पदावली की पंक्ति याद रखेंगे। सपनहु रूप बचन एक भासिय, मुख से दूर करु चीरे। अतोहर बदन सम चांद होथी नहीं, कईयो जतन बिहकेला। अकै बेरी काटी बनावल नौ, कैते तुलित नहीं भेला। अब भनई विद्यापति सुन, वर जोवित ई सम लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लाखि मदेहि प्रतिभाने। तो सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, ध्यान देना है। तोहर बदन सम चांद होथी, ये भी पंक्ति ध्यान देना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पढ़ना तो सब है, ये दोनों पूछी जा सकती हैं, पदावली से हैं। तो इसके बाद आते हैं अमीर खुसरो। विद्यापति के बाद अब कौन आएंगे? अमीर खुसरो। तो अब हम खुसरो को देखेंगे। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं ये। समय इनका 14वीं शताब्दी बताया गया है, 14वीं शती। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया, कवि, बहुत कुछ थे।
तो वे संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, कोशकार भी थे, बहुभाषाविद भी थे, सूफी औलिया भी थे, कवि भी थे, बहुत कुछ थे। मतलब वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने अभी तक लोगों की ज़बान पे हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पे कहा था। क्या कहा था? बड़ा फेमस है, ध्यान दीजिएगा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अचल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। तो गोरी सोवे सेज पे मुख पर डारे केस, अचल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। चल खुसरो घर आपने कहानी मिथिलेश्वर ने लिखा है और ये पंक्ति खुसरो ने निजामुद्दीन चिश्ती के मृत्यु पे लिखा है। फिर दिया है कि किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ रची है जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है और यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। जैसे आइए उनकी पंक्तियाँ देखते हैं, बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं कि जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दराम एजा, न लेहु काहे लगाए छतिया, सबान हिजरा दराज चू जुल्फ व रोज वशलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। तो ये बड़ा फेमस है इनका, याद रखिएगा इस पंक्ति को। ऊपर वाली भी फेमस थी, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, और जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, और सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अब इसके बाद हमने खुसरो और विद्यापति को देख लिया। अब हम देखेंगे आदिकाल की सामान्य विशेषताएं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दिया है कि यो तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। इतिहास का हर युग परस्पर विरोधी होता है, प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का होता है, लेकिन आदिकाल में जो ये बात है विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है, वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेशों का साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल हैं। केवल गाहड़वार वंशीय गोविंद चंद्रदेव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्ण प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, ये संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से ये काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वो अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं।
आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोकों का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। तो बस यहीं पे हमारा आदिकाल हो गया समाप्त। एक वीडियो में ही अध्याय 1 हो गया फिनिश। अब आता है अध्याय 2। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ यहीं से होता है, भक्ति काल। 1000 से 1400 आदिकाल हमने देखा, अब हम देखेंगे भक्ति काल अध्याय 2। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्द ही मिलेगी। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, एक बार और ध्यान से सुन लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, आपने जुड़ा और क्लास को देखा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास को खूब शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।